अश्विनी कुमार चौबे। श्री अश्विनी कुमार चौबे जी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। आप 2014 से लगातार लोकसभा में बिहार के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने 16वीं लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले भागलपुर से बिहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। आप बिहार के पूर्व भी हैं। आप लगातार 5 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। आसमान वही सबसे खूबसूरत लगता है जिसमें कई सितारे चमकते हों। तो हमारा मंच भी इस वक्त 2 सितारों के साथ सजा हुआ है और बहुत जल्द हमारे बीच एक और मंत्री एसपी सिंह बघेल जी आ रहे हैं, जो स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं, न्याय राज्य मंत्री हैं, और वो भी हमारे बीच होंगे। मंत्रियों का आना बड़ी बात नहीं है, मंत्री जो कह रहे हैं और जिस तरह से भविष्य की रूपरेखा खींच रहे हैं वो बड़ी बात है। जैसा कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा और जिस तरह से उन्होंने एक एक कड़ी करके जोड़ी कि 25 साल पहले के वो दिन याद कीजिए कि हमारे पास क्या था, आज हमारे पास क्या है और 25 साल बाद हमारे पास क्या होगा। वो ऐसा था जैसे एक बुरे ख्वाब से निकलकर एक सुनहरे ख्वाब की ओर हम बढ़ रहे हैं। वो सुनहरा ख्वाब जल्द पूरा होगा, इस उम्मीद के साथ जितेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि ख्वाब की बात चल रही है तो ऐसे हमारे बीच कई सम्मानित अतिथि हैं जिन्हें हमारी जूरी ने चुना है, जो पुरस्कार जिन्हें मिला है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों के ख्वाब पूरे किए हैं अपने सामाजिक कार्यों की वजह से, अपने अलग अलग क्षेत्र में किए गए तमाम उपलब्धियों की वजह से। मैं अवार्डीज से और सबसे पहले मंत्री जी अश्विनी चौबे जी और जितेंद्र सिंह जी, आप लोगों से गुजारिश करूंगी और पैनल पे बैठे हुए तमाम अपने मेहमानों से कि वो मंच के सामने आ जाएं। श्री राजीव यदुवंशी जी। श्री राजीव यदुवंशी, आप 1989 बैच के AGMUT काडर के IAS अधिकारी हैं। मौजूदा समय में आप दिल्ली प्रशासनिक सुधार विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपने 33 वर्षों के करियर में इन्होंने 22 वर्षों तक दिल्ली के बाहर के राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की है। श्री राजीव यदुवंशी जी, IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव दिल्ली को प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री यदुवंशी जी
1989 बैच के ऑफिसर हैं। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। श्री अब्दुल गफूर जी प्रबंध। श्री अब्दुल गफूर, आप स्वा डायमंड्स के एमडी हैं। आप 8वीं कक्षा से आभूषण के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। आपको आभूषण व्यवसाय के क्षेत्र में नए बाजारों, रुझानों और नई तकनीकों के बारे में अध्ययन करना पसंद है। प्रोफेसर बकुलेश खामर जी। बकुलेश एम खामर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कैडिला फार्मास्यूटिकल। आप एक नेत्र चिकित्सक के तौर पर कार्यरत हैं और आपने नेत्र क्षमता से जुड़े एक उपकरण के निर्माण में सफलता पाई है, जो इंसान के नेत्रों की कम होती ज्योति के बारे में पहले ही आपको अलर्ट कर देगा, ताकि आप उसका नेत्र दोष होने से पहले ही उपचार करा सकें। इसके साथ ही आप कैडिला के सहयोग में नए उपकरणों को इजाद करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर बकुलेश खामर, कार्यकारी निदेशक, कैडिला फार्मास्यूटिक लिमिटेड को जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। आप नेत्र चिकित्सा के रूप में कई महत्वपूर्ण उपकरण विकसित कर चुके हैं। सुनील देवधर जी। श्री सुनील देवधर, आप एक समाज सेवी हैं और आप माय होम इंडिया नाम की संस्था से जुड़े हैं। आपने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी कोशिश के लिए सुनील देवधर। दीपा सुब्रमण्यम जी। श्रीमती दीपा सुब्रमण्यन, आप अताची ग्रुप ऑफ कंपनीज की वाइस चेयरपर्सन और निदेशक हैं। अताची ग्रुप एक ऐसे लोगों का समूह है जो व्यवसाय के क्षेत्र में काम करते हुए गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। श्री युवराज मलिक जी। श्री युवराज मलिक, लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया संस्था में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जम्मू और कश्मीर राज्य भवन
और विभिन्न यूएन मिशन में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। श्रीमती संध्या वासुदेवन, सुश्री संध्या वासुदेवन, आप कारपोरेट जगत में एक जाना पहचाना नाम है। आपने ड्यूस बैंक ऑफ थॉमसन रॉयटर्स में एमडी के पद पर रहते हुए 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। संध्या वासुदेवन अर्थशास्त्र की खास जानकार, समाज सेविका और शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य के लिए संध्या वासुदेवन को फॉर्मर एमडी हैं, सीईओ रही हैं, डॉइश बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी की हैं। डॉक्टर श्रीकांता, डॉक्टर एस श्रीकांत, आप एक जाने माने चिकित्सक के तौर पर कार्यरत हैं। साथ ही आप एक समाज सेवी भी हैं। आपने डायबिटीज बीमारी पर विशेष शोध कार्य किए हैं। साथ ही आपने समत्वम ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसमें मानव कल्याण के क्षेत्र में और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा मुहैया कराने में आपका अहम योगदान रहा है। ये सम्मान की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसके पहले कि सम्मान की बात को और आगे हम बढ़ाएं और सम्मान की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं, हमें जरूरत ये भी है कि केवल सम्मान ही नहीं बल्कि भविष्य की रूपरेखा को भी हम खींचते हुए, बनते हुए अपने सामने देखें। स्वदेश कॉन्क्लेव में हम केवल सम्मान ही नहीं, मेकर्स ऑफ इंडिया को सम्मान ही नहीं बल्कि अपने देश को सम्मानित कैसे और बना सकते हैं, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए नई रूपरेखा देखने समझने के लिए हमारे पास वो चेहरे हैं जिनके हाथ में वो ताकत है जो हम जनता के भविष्य को बदल सकते हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी, आपसे आग्रह है कि आपकी वो रूपरेखा जो आपने आज देश के 75 साल पूरे होने पर खींची है भविष्य के लिए, आप हम सबों के सामने रखें। अश्विनी कुमार चौबे जी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मुझे आज अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है जब मैं यहाँ स्वदेश सम्मान समागम में शिरकत कर रहा हूँ। सचमुच आज हमारे जो इस प्रकार के कार्यक्रम बालाजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस स्वदेश संगोष्ठी
समागम में आए हुए आप सभी माता बहनों और आप सभी भाइयों का मैं हृदय तल की गहराई से आपके प्रति साधुवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं इस संस्था के प्रति आभारी हूं कि आपने इतने सभ्य और इतने सुसंस्कृत और इतने प्रतिष्ठित लोगों से मिलने और मिलाने का और उन्हें स्वदेश सम्मान देने का हमें गौरव प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं संस्थान। हमारे जहां तक इस संस्थान के कई आयाम हैं और मेरा बड़ा ही आत्मीय संबंध भी इस संस्थान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, संजोग से, सौभाग्य से, जो राज श्री राय जो बिटिया है हमारी, और हमारे गांव के बहुत खुशी हुई कि हमारे माननीय मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। श्री प्रदीप राय जी जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एक हस्ती है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ के एसोसिएशन के। श्री इंद्रजीत भदवार जी जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी हैं, और हमारे यहाँ भाई सुनील जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और अभी इन्होंने स्वयं सम्मान पाया है स्वदेश का, तो हम सब लोगों को इसका गर्व है। और जितने भी एपीएन चैनल के सभी हमारे साथी हैं, सभी भाई हैं और सभी मीडिया के भाइयों और बहनों, जहाँ तक आपने जो यह समागम बुलाया है, मुझे खुशी है कि बालाजी फाउंडेशन ने और इस काम को अंजाम देने का जो काम किया है, और इतने प्रतिष्ठित लोग जो यहाँ बैठे हुए बहुत समाज सेवी भी हैं, सुसंस्कृत हैं, अपने मैं कह सकता हूँ कि यहाँ उद्योगपति भी हैं, बहुत सारे मेरे जाने माने बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबका बहुत मेरा खुद नसीब है कि खुश नसीब है कि आज का ये समागम स्वदेशी का समागम है। मुझे लग रहा है कि किसी देश को जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनने में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ विश्व को में अगर देश को बनना है तो उसमें नैतिकता की बात और कर्तव्य की बात आती है। भारतवर्ष और यहाँ के नागरिक देश को कैसे प्रगतिशील बनाया जा सकता, उस पर चिंतन मनन भी जारी है। और देश अपनी स्वतंत्रता के 75वीं हम कह सकते हैं वर्ष के रूप में यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, निश्चित रूप में ये हमारे लिए बड़ा ही स्वाभिमान का बात है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, यह जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो यह काम चल रहा है, निश्चित रूप में हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है। मैं आज की संगोष्ठी में इसके पहले वाले सत्र में मुझे आना था और मैं बहुत देर से आके यहाँ बातचीत भी एपीएम के भाइयों से कर रहा था।
क्वेश्चन भी थे, पार्लियामेंट चल रहा है, और इसलिए आपके बीच मैंने आग्रह किया था कि मुझे दूसरे सत्र में ही रखना, और इस सत्र में मैं आया। मुझे लग रहा है कि अभी अभी जो सत्र आपका प्रशासनिक सुधार और विजन, ये अभी 2047, उस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने प्रस्तुतिकरण और उन्होंने संभाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है। जहाँ तक अगले 25 साल के लिए सरकारों की क्या एजेंडा होनी चाहिए, और जो एजेंडा देश तय करता है उसी एजेंडा के अनुसार हमें भी चलना है। तो निश्चित रूप से इस देश का एक ही एजेंडा है जो मुझे लग रहा है, और उस नाम से आपने आज समिट बनाया है, समिट बुलाया है, स्वदेशी और स्वावलंबन, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि देश का हर प्रबुद्ध जो होगा उसको पर्यावरण और उसके असंतुलन को कैसे हम दूर कर सकते हैं, और हर लोगों के साथ मुझे लगता है कि पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन और प्रकृति के बारे में जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अदम शरीरा, ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये पंच तत्वों का हम पूरी तरह से कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सब लोग यहाँ पर्यावरण से कहीं न कहीं सब लोग पर्यावरण को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रकृति की पूजा होती है, या ना अपने आप का हम कह सकते हैं कि हमें प्रकृति प्रदत्त जो चीज है, जो हमारा, उसको हम कैसे संरक्षित करके बनाए रखें, ये आवश्यक है। ये ठीक है कि हमारी समृद्धि, जो सुख समृद्धि है, उसमें कैसे वृद्धि हो, औद्योगिक क्रांति कैसे हो, इस पर भी चिंता दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, और उनके योगदान को भी नहीं नकारा जा सकता, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के समय से अब तक में पूरे विश्व की जनसंख्या 10 गुना की वृद्धि हो गई है। ये हमारे लिए बहुत चुनौती और चिंता का भी विषय है कि हम जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित करें। ये हमारे लिए चैलेंज भी है पूरी दुनिया के लिए। और भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी का देश, आज हम कह सकते हैं कि हमें भी, जहां सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है, वहीं हमें भी बिना किसी भेदभाव का जनसंख्या को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए हर व्यक्ति का, हर लोगों का व्यक्तिगत रूप से उनकी भी कर्तव्य होती है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। आज पूरी वसुंधरा में 7 अरब लोगों से ज्यादा का यहाँ निवास होता है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें विकास के साथ साथ उन्हें सुख सुविधाएं भी देना है निश्चित रूप से, और इसमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, और जलवायु परिवर्तन को भी हमें सम्यक सीमा में बनाए रखना है। जहां सुख सुविधा, और जानते हैं कि किसी भी देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, विकसित हो या विकासशील देश हो, सभी देशों के लिए यह कठिन है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को पानी, शुद्ध जल पीने के लिए और ऊर्जा की सतत आपूर्ति
करते हुए अपनी बायोडाइवर्सिटी, जो वन्य जीव प्राणियों को भी हम फ्लोरा को कैसे हम ठीक रख सकते हैं, फ्लोरा और फौना, उस पर भी हमारा कितना ध्यान जाना चाहिए। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को ठीक रखना और जलवायु परिवर्तन को यथावत बनाए रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इससे मुक्ति पाने के लिए जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले वर्ष ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ, आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर के 176 देश के लोग वहां आए और उस ग्लासगो के सम्मेलन में जो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से जो बातें आई है, और आपने यह भी देखा कि हमने पंचनिष्ठा के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया भर के लोगों को पंचामृत भेंट करने का काम किया। और वह पंचामृत हम सब लोगों के लिए पाथे है, और उस पंचामृत को ही दुनिया भर के लोगों ने स्वीकार भी किया है। और भारत ने कहा है जहां तक वैश्विक पर्यावरण को बनाए रखना ये केवल और केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं है। ये ठीक है, हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, जीव जंतु को अपनाते हैं, यहां तक कि कीटाणु और तमाम, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सबको सुखी हो, सभी निरामय हो, आरोग्य रहे, सभी भद्र हो, और सभी एक कीट कीटाणु से लेकर के और वन्य प्राणी से लेकर के मनुष्य तक और पूरी विश्व तक, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व को हमने परिवार के रूप में माना है। तो हमारी जिम्मेदारी भारत की जरूर हमने अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। और निश्चित रूप से हमारी जो जिम्मेदारी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जहां दुनिया भर के लोगों ने जो औद्योगिक क्रांति को बढ़ा करके और जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को जो एक कह सकते हैं संकट में जो पर्यावरण की स्थिति पहुंची है, तो जितना प्रदूषण हम दुनिया भर के लोग फैलाते हैं उसका 8वां% भी, यानी कि आबादी, पूरी आबादी, जनसंख्या का 17% आबादी भारत का है, 17%। और हम उस 17% की आबादी वाले इतना बड़ा भूभाग देश, हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और एक संतुलित रूप से हमने हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रदूषण को हमने कम भी किया है। और दुनिया भर के लोग जो आज विकसित देश है, आज हम पर दबाव भी देते हैं कि आप अपने इसको कम करो, लेकिन भारत तो सदैव से, और हम कह सकते हैं कि हमारी हिस्सेदारी कम है। जहां हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो आबादी के हिसाब से अगर 4% वो किस प्रकार से, जो हम कह सकते हैं कि 4% प्रदूषण को जहां बढ़ने में उनका योगदान रहा है, वहां भारत का केवल हाफ, यानी कि औसतन हम कह सकते हैं कि औसतन 4 टन जहां कार्बन का औसतन उत्सर्जन है, वहां आधा टन केवल भारत का है, यानी 8वां हिस्सा हमारा। तो भारत सदियों से, और इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत भेंट किया, उस पंचामृत में जो उन्होंने कहा कि 2030 तक अपने सभी नॉन फॉसिल एनर्जी जो है, जितने भी इस प्रकार के उसको हम 500 गीगावाट तक उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से जो भारत का दूसरा 2030 तक हमने यह संकल्प लिया है कि अपनी 50% ऊर्जा जो जरूरतमंद है
उसको रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा से, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, इस प्रकार के ऊर्जा से ही हम उसको प्राप्त करेंगे। और तीसरा, 2030 तक कुल प्रोजेक्ट का जो कार्बन इमिशन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, उसको 1 अरब टन कम करेंगे, 1 अरब टन। और चौथी बात जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को जो पंचामृत के संकल्प दिलाए हैं, उसमें कहा है कि 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसकी कार्बन का जो गहनता है, उसका जो इंटेंसिटी है, उसको 45%, 45% उसको कम करना है। और पांचवा, भारत को 2070 तक, 2070 तक हमारा नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो, ये जो हमारा लक्ष्य है। ये जो पंचामृत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और विश्व समुदाय के लिए को यह जो दिया गया आश्वासन है, वो आश्वासन ऐसे नहीं, और उसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में देश में अनेक पहल हमने शुरू कर दिए। और हमने पहले जो हमारा लक्ष्य पहले करना था, उसको पहले ही 2 साल पहले पूरा भी कर रहे हैं। जहाँ तक अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात है, और प्रदूषण मुक्त जो हमारी योजनाओं के समर्थन में जो वित्त और नीति संबंधी विषय है, उसको हमने शामिल किया है। और साथ ही साथ जो हमारे अभिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए केवल एक मंत्रालय ही नहीं, बल्कि एक समावेशी योजना हमने बनाई है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ हमारा एक इंटीग्रेटेड, हम कह सकते हैं कि समावेशी योजना को रूप में हमने, सरकार ने काम शुरू कर दिया है, और वह काम हम कर रहे हैं। और जो सतत विकास के लक्ष्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा वह लक्ष्य है, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान भी शुरू किया, सबसे बड़ा अभियान। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना भी लागू किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज विश्व की आधी आबादी शहरों में रहती है लगभग, और एक अनुमान है कि 2050 तक, 2050 तक 2/3 आबादी शहरों में निवास करने लगेगी। शहरीकरण तेजी से आगे बढ़ेगा, और इसके लिए हमने स्मार्ट सिटी परियोजना भी, देश के ऐसे शहरों का 100 स्मार्ट सिटी शहर हमने बना करके, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे कामयाब हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स का भी कंसेप्ट है, और इको फ्रेंडली लेवलिंग, ये अनेक योजनाएं हमारी शुरू की गई हैं जो बेहतर बनाने का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से ये उपयोगी है। और आज जो हमारा महान लक्ष्य, इसको पाने के लिए हम लोगों की जो आवश्यकता होती है, हम सभी स्टेक होल्डर जो अपने स्तर पर कार्य अगर सुचारू और सुनिश्चित रूप से करते रहेंगे, तो हम लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और इसीलिए ये स्वदेशी संगोष्ठी का जो ये आयोजन आपने किया है, एक गुरुतर काम किया है आपने, और आपने स्वदेशीपन के भाव को इस अमृत महोत्सव के कालखंड में जगाने का काम किया है। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और पूरी निष्ठा के साथ जहां घर घर तिरंगा का सम्मान बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये देश महान होगा। घर घर तिरंगा का सम्मान, तभी होगा देश महान। और मेरा विश्वास है कि हम तिरंगे की आन बान और शान को, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में जब हम प्रवेश करेंगे, तो आने वाला शताब्दी हमारा कैसा होगा। जब अब शताब्दी मनाएगी यहाँ की जनता, तो वह भारत का स्वरूप कैसा होगा। हमें लगता है 21वीं शताब्दी, जो सब कोई बड़े उत्साह के साथ, गौरव के साथ कहते हैं
कि 21वीं शताब्दी भारत का है। कभी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के उस धर्म संसद में कहा था कि भारत में 21वीं शताब्दी में कोई ऐसा युग पुरुष आएगा जो भारत के भाग्य को बनाने में सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से भारत को आगे बढ़ाएगा। आज वो दिन हम सब लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं 21वीं शताब्दी का भारत आज दुनिया की ओर भारत देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देखना शुरू कर दिया है और 21वीं शताब्दी भारत का है। भारत का हम विश्व गुरु बन करके और आगे 100 साल जो होगा वो विश्व गुरु बनने का, विकसित भारत के साथ साथ हम विश्व गुरु बनेंगे। आइए हम सभी देश के युवाओं को, देश के तमाम ऐसी नारी शक्ति का सशक्तिकरण करते हुए, देश की तमाम जनता का सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज अपने संबोधन अंत में एक छोटी सी कविता जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ कविता है, मैं कई बार कहता हूँ, पिछले बार भी हमारे यहाँ फंक्शन हुआ था तो मैंने कहा भारत सरकार जो नील गगन और स्वच्छ पवन, जब हम लोग बचपन में रहते थे तो आकाश और तारा दादी माँ से कहती थी कि और नील गगन तले के तले ये गीत भी है, तो नील गगन और स्वच्छ पवन ये बनाने की ओर हमारा मंत्रालय अग्रसर है। वहीं हमने सभी नदियों को जल शक्ति मंत्रालय के साथ और अभी हाल में ही मार्च महीने में हमने गंगा नमामि गंगे के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सभी पवित्र नदियों को, जो 13 नदियां हमारे बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, गंगा, सिंधुश्च कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा, महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुण्यात्मा, तो ऐसी सभी नदियों को जो उसकी धारा को कैसे अविरल बनाना, तो अविरल धारा स्वच्छ किनारा, अविरल धारा स्वच्छ किनारा, ये बात भी हमने और 49,000 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार करके उस काम को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। ये आप सब लोगों के लिए गौरव की बात है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ये पौधे, ये जंगल, ये झीलें, ये समंदर, ये नदियां, ये पहाड़ियां और ये अंबर, करिए चिंतन मनन इसके अस्तित्व पर, करिए चिंतन मनन इसके अस्तित्व पर, फिर दृष्टि डालिए आधुनिक विकास पर, आधुनिक विकास पर। मुझे खुशी हो रही है कि आज मैंने 2-3 चीज, सावन का महीना है और इस सावन के पवित्र महीने में हमने समाज के सभी वर्गों के साथ और प्रतिदिन हमने व्रत लिया है कि एक एक पौधा हम उसको विभिन्न समुदाय के साथ, विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी जा रहे हैं उनके साथ पौधे लगाना। और आप जानते हैं कि एक पौधा 10 पुत्र के समान होता है और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी बहुत पहले कहा गया है। तो हम चाहते हैं ये संदेश मुखर हो, मुखरित हो। और मुझे गर्व है कि सावन के महीने में मैंने गंगा के किनारे और संत के साथ 1.25 लाख पेड़ लगाने का जो संकल्प हमने शुरू किया, वो काम काफी गतिमान है और निश्चित रूप से हमें वृक्ष को, पौधे लगाना और वृक्ष को बचाना, यह भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और मुझे आज गर्व है कि 2030 तक, अभी मॉर्निंग में, सुबह में ही हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री की एक कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग किया है और उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि जहां एग्रो फॉरेस्ट्री को भी हमारी सरकार बल दे रही है और उसमें 2030 तक जो है अतिरिक्त वन, जो वृक्ष के आवरण के माध्यम से हमने वो शुरू किया और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुणे में, महाराष्ट्र में हमारे प्रोजेक्ट के रूप में हमने वो काम शुरू कर दिया है
और 2 लाख पेड़ ये लगाए जा चुके हैं सेना के साथ। तो मुझे खुशी है कि इस प्रकार के सारे काम हो रहे हैं और वृक्ष आवरण का जो 2.5 से 3 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन लिंक के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जबकि भारत अभी 1.97 ये हमारा मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। हमें उसे अतिरिक्त कार्बन लिंक के रूप में 2.5 से 3 तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आयोजकों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। शतायु की कल्पना जो आपने दी है कि प्रकृति को, नीति को और चित्त को सबको एक साथ जोड़कर हम शतायु होंगे, आपके इस संभाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और